हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होंगी उनके हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और विज्ञान को लेकर के इतिहास, भूगोल, पर्यावरण के साथ साथ जो है विविध, इन सभी विषयों से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, यह मेरी जो है पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने इन सभी विषयों से जो है सारे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों लिया है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक बने रहना आपकी इस वीडियो में मजबूरी भी होगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से होंगे और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझाने वाला हूं कि आप बीच में छोड़ के वीडियो को हट भी नहीं सकते। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत यदि आप बने रहे तो 50+ क्वेश्चन, 50 से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं, हम लोग अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं, मूल विषय वस्तु पे चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, हम लोग कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है विमुक्त ऑक्सीजन गैस किसका स्रोत है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपको पता है कि जीवनदायिनी गैस जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। और यह ऑक्सीजन जो निर्मुक्त होती है, कह रहा है यह किसका स्रोत है, किसके अपघटन से जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो आपके विकल्प में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, ग्लूकोज है, जल है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जल के अपघटन के द्वारा ही जो है आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आगे बात हो रही है कि रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। देखिए, ऐसा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन होता है वो आपका विटामिन के होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में ये बात हो रही है कि रक्त का वह कौन सा घटक होता है या वह रक्त में वो कौन सा तत्व मिला होता है जिसके वजह से जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों के अंदर नहीं जमता है, यानी बॉडी के अंदर जो है नसों में खून अनवरत दौड़ता रहता है, वो कभी जमता नहीं है। यानी जमेगा तभी जब वो कटने के बाद या कट गया तो रक्त का थक्का बनेगा तभी, लेकिन रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो वो कौन सा पदार्थ है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए हिपैरिन, क्योंकि यहाँ थ्राम्बिन है, थ्राम्बिन से प्रोथ्राम्बिन बनता है, तो यह तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है आपको पता है कि रक्त का रंग जो है लाल होता है। और एंटीबॉडी दिया है तो उसका कोई खास यहाँ से मतलब नहीं है। देखिए, हिपैरिन नामक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है, यानी रक्त जो है नहीं जम पाता है। ठीक है, यदि रक्त वाहिनियों में जम जाए तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा, तो तुरंत जो है आदमी की मौत हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। देखिए, जो लैंगर-हैंस की जो दीपिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। कह रहा है अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, आमाशय में। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए भाई, लैंगर-हैंस की जो दीपिकाएं होती हैं ना वो कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय के अंदर। और इन लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के द्वारा ही आपको पता है कि जो है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और आपको पता है कि जो मधुमेह की जो बीमारी जिस व्यक्ति को होती है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है, उसको इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन की कमी की वजह से ही मधुमेह नामक बीमारी होती है। और ये जो आपका
जो इंसुलिन नामक जो एंजाइम निकलता है वह कहाँ से निकलने का काम करता है, तो इसी पैंक्रियाज से यानी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं, आपकी अग्नाशय में। तो इसका सही जवाब आपका अग्नाशय है। एक चीज और ध्यान देना है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपको पता होना चाहिए लीवर है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई बड़ी ग्रंथि है तो वो आपका अग्नाशय है, यानी जिसे पैंक्रियाज, यानी लीवर पहले नंबर पे बड़ी ग्रंथि होगी और दूसरी बड़ी ग्रंथि आपकी पैंक्रियाज है। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है एंजाइम रासायनिक रूप से है। देखिए जो एंजाइम होता है ना, जो भोजन को पचाने का काम करता है एंजाइम जो है रासायनिक रूप से क्या है, यानी एंजाइम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, प्रोटीन है, लिपिड है। यानी जो एंजाइम होता है वह रासायनिक रूप से आपका प्रोटीन होता है। यानी एंजाइम क्या है, रासायनिक रूप से आपका प्रोटीन है। क्योंकि देखिए जो एंजाइम होता है ना वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। यानी एमिनो अम्लों का जो बहुलक है वही प्रोटीन है। यानी जो एंजाइम होते हैं वो वास्तव में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे है कौन सा अम्ल विटामिन बी है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा अम्ल है जो विटामिन का भी काम करता है। तो ध्यान देना है कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो आप ध्यान देना, अम्ल तो बहुत सारी अम्लें होती हैं, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो जैसे बात करते हैं इसमें कई विकल्प दिए हैं, कहता है एस्कर्बिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। तो देखिए एस्कर्बिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो विटामिन बी है। आपको पता है कि विटामिन सी में जो है एस्कर्बिक अम्ल पाई जाती है, या विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कर्बिक अम्ल भी होता है एक तरह से देखा जाए। तो कभी भी यह है कि कौन सा जो अम्ल है जो विटामिन का भी काम करता है, यानी अम्ल विटामिन है, यानी वो अम्ल है लेकिन विटामिन कहा जाता है उसे, तो वो एस्कर्बिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल आपको पता है नहीं हो सकता। अब फार्मिक अम्ल जो होता है ना वो चीटा, जैसे जो चींटी होती है या चीटा, इनमें जो है फार्मिका माने चींटी होता ही है। तो फार्मिक अम्ल जो है इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना है वो एस्कर्बिक अम्ल होगी। फिर कहता है रेशम पालन कहलाता है। तो देखिए जो रेशम का पालन होता है ना, रेशम का जो पालन किया जाता है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, तो आप जैसे देखते हैं आपका पीसी कल्चर है, तो एपी कल्चर, पीसी कल्चर, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। लेकिन आपका जो है रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जेली बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो जेली बनाने में आपका जो है पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो आपकी 24 होती है। 12 लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट और 12 राइट, या 12 जोड़ी या संख्या पूरी मिला के पसलियों की 24 होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। देखिए जो कंकाल तंत्र है, तो कंकाल तंत्र हड्डियों से निर्मित होता है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या को पूछता है तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। वो ये है कि सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम होता है, तो वो आपकी जो है फीमर हड्डी होती है, जो जांघ की होती है। यानी जांघ की हड्डी का नाम होता है, यानी मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो आपकी जांघ की हड्डी होती है, फीमर। और दूसरा जो है सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, यानी कान में पाई जाती है। तो कान की हड्डी सबसे छोटी और जांघ की हड्डी सबसे बड़ी, स्टेपीज और जो है आपका फीमर। ठीक है, चलिए तो ये इतने जुड़े आपके जो है पूरे जो क्वेश्चन थे वो आपके जो है साइंस से थे आपके। अब चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए ये आया है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो हमारी भारतीय संविधान की 7
7वीं अनुसूची है वो अनुसूची आपकी जो है उस अनुसूची में जो है आपके जो है विषयों को दर्शाया गया है कि किन विषयों पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पे जो है दोनों मिलकर बनाएंगी। जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं उसे हम समवर्ती सूची का विषय कहते हैं। तो केंद्र सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। अब प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, यानी वो किस अनुसूची में आएगा, राज्य सूची, समवर्ती की संघ सूची। तो यह समवर्ती सूची का विषय अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है यह जो है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है, इसलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए शिक्षा की सूची का विषय है, तो जो शिक्षा है ना वह समवर्ती सूची का विषय है। क्यों, देखिए सबसे पहले जो है शिक्षा भी जो है राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो है हमारी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बार बार पूछा जाता है पुलिस जो है किस सूची का विषय है, तो पुलिस जो होता है वो सर्वे सर्वा राज्य सूची का विषय है। तो ये यहाँ पे इसकी अच्छे से नॉलेज हुई। देखिए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जैसे आपके देश में जो है एक सबसे बड़ी जो न्यायालय होती है जिसे उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट, वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। यदि इसके बाहर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई न्यायालय है तो वो उसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोला जाता है। वह कहाँ पे है, द हेग में है, यानी हेग में है, द हेग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। ये कहता है पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो है आपके देश में सन 1992 एवं 93 के अंदर 92-93 के अंदर जो है 73वां संविधान संशोधन होता है, और 73वां संविधान संशोधन करके जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। हालांकि यहाँ दिया है 44वां संविधान, 86वां, 42वां, तो 73वां संविधान संशोधन करके जो है 1992-93 से जो है पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी मजबूती प्रदान कर दी गई। आपको पता है कि बहुत सारे विषय जो है, अब आपको पता है कि उसी समय जो है जो आपके भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है वो आपकी जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है, और जो 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से है और 12वीं जो है नगर पंचायत से है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा अनुच्छेद नीति निदेशक सिद्धांत के विदेशी नीति से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं वो संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच हैं। लेकिन यहाँ ये प्रश्न आया है कि जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत वो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराष्ट्रीय जो है, आपका ध्यान देना है, यहाँ पे बात कर रहा है जो विदेशी नीति से संबंधित है। तो विदेशी नीति की जो बात करता है वो अनुच्छेद 51 है। देखिए अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं विदेशी नीति की बात की गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। और आपको पता है कि यही अनुच्छेद 51 में आगे जो है 51 क शामिल किया गया। कब? जब भारतीय संविधान में 4 क जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ जो है भारतीय संविधान में वर्णित है, तो संविधान के भाग 4 क में वर्णित है और अनुच्छेद 51 क में। लेकिन अनुच्छेद जो 51 है जो है वो आपका जो है डायरेक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी नीति से संबंधित है। तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विदेशी नीति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 51 है। ठीक है, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये बहुत आसान है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद जो है आपका 12 से 35, तो 12 से 35 आपका जो है ना फंडामेंटल राइट से है, और संविधान का भाग 2 नागरिक के मौलिक अधिकार की बात करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है ना, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के, ध्यान देना है आपको कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत
कब दिया? तो ध्यान देना है कि भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने कब ये बात बोला कि भाई संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी संविधान के बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है उच्चतम न्यायालय ने कब किया और किस वाद में किया? तो यह 1973 में होता है केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती के मामले में जो है 1973 में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जो है आपका एक जो है सिद्धांत जारी कर दिया, वो ये जारी कर दिया आपका जो है कि संविधान के मौलिक ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, यानी भारत के में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों, यानी संसद की 2 सदनें होती हैं, एक आपकी लोकसभा है, एक आपकी राज्यसभा। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है, यानी चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यही इसका सही जवाब होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यही निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी आपके देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, जैसे वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी हैं, तो ये वर्तमान में जो है आपके जो है राज्यसभा के पदेन सभापति माने जाएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है? कहने का मतलब एक चीज आप ऐसे समझिए कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे किसी भी विधेयक को सुरक्षित रखने का, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है, यानी वह उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता है। वह राष्ट्रपति के लिए जो है राष्ट्रपति से सहमति लेने के लिए, राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के लिए सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो वो अनुच्छेद कहां पर, किस अनुच्छेद के तहत उसे शक्ति मिली है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। अनुच्छेद 201 के तहत भारतीय संविधान में राज्यपाल के पास ये पावर मिला हुआ है, ये शक्ति मिली हुई है कि वह किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। और एक चीज ध्यान देना है, राष्ट्रपति को जो है क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो देखिए अनुच्छेद जो 161 है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति मिली हुई है, यहाँ राज्यपाल की बात हो रही है 161 के तहत। और देखिए ना, किसी भी विधेयक पर सहमति देने का अधिकार राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? तो 200 के तहत है। अगर जो है राज्य का विधानमंडल किसी विधेयक को पास कर दिया है तो उस पर सहमति देने का अधिकार राज्यपाल का होता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। और 201 के तहत जो है उसको सहमति नहीं दे सकता है, वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये चीज ध्यान देना है। और अनुच्छेद 213 का संबंध होता है जो राज्य का राज्यपाल होता है, यदि मान लीजिए विधानसभा भंग हो गई है या राष्ट्रपति शासन है, तो ऐसी स्थिति में उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 213 के तहत होती है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत है। अब जरा ध्यान देना है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान भारत के अंदर लिया गया, जो देखिए पहली बात तो जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य जो है आपका जो है बाद में जोड़ा गया। और यह जो है आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में होता है, तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा जाता है। लेकिन यह कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यानी यूएसआर से लिया गया है। ठीक है, ये आपको मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यूएसआर से यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अब आगे है
दक्षेस का सदस्य नहीं है। यानी देखिए दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई देश, यानी एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी देश हैं उनमें अपना भारत भी है। कह रहा है बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। तो देखिए जो दक्षेस है ना, दक्षेस का कौन सदस्य नहीं होगा? बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, लेकिन ये जापान नहीं है। जापान आपको पता है ये तो आपका देखा जाए तो एकदम बिल्कुल पूरब साइड में स्थित है। तो ये एशिया महाद्वीप के बिल्कुल आपका देखा जाए तो पूरब है, ठीक है ये चीज। तो अब देखिए कहता प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में यदि पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया तो वो नई दिल्ली में किया गया और 1985 में पहली बार नई दिल्ली में जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल का ओलंपिक के तौर पे यानी ओलंपिक के तर्ज पे इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है और यह जो है मेजर ध्यानचंद जी की याद में, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में जो है खेल दिवस को 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हर वर्ष जो है 21 जून को, प्रतिवर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ठीक है इसकी घोषणा जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही पूरे दुनिया में इसकी जो है इनके द्वारा जो है पैरवी की जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखिए आता है केसर प्राप्त किया जाता है। देखिए जो केसर होता है वो प्राप्त जो किया जाता है वह किसका भाग होता है? तो जो केसर प्राप्त किया जाता है वह पुष्प वर्तिका से, यानी जो पुष्प का जो वर्तिका होता है ना, वह वर्तिका ही जो है केसर होता है। यानी पुष्प की जो वर्तिका होती है वही प्रयोग में लाई जाती है। केसर एक तरह से सुगंधित पौधा होता है, ठीक है। तो केसर का क्या प्राप्त होता है? केसर कहाँ से प्राप्त होता है? तो केसर के पौधे की जो पुष्प वर्तिका होती है, यानी फूल की जो वर्तिका होती है वही होती है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? तो देखिए आपको पता है कि जो अकबर था, अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था, यानी सभी धर्मों का एक सम्मिश्रण। यानी दीने इलाही धर्म की स्थापना कौन किया था? अकबर ने किया था। देखिए वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो जो वेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये वेनसांग क्या था? एक चीन का एक बौद्ध भिक्षु था। वो चीन का एक बौद्ध भिक्षु था जो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता था? यानी जितने भी मुगल बादशाह थे उन मुगल बादशाहों में किसने अपने आप को कलंदर कहा था? तो कलंदर जो कहा अपने आप को जो उपाधि धारण किया था, कलंदर की उपाधि बादशाहों में किसे दी गई थी? तो वो बाबर को दी गई थी। देखिए बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को, क्योंकि मुगल सत्ता का वास्तविक संस्थापक यानी मुगल सत्ता को अगर भारत में लाने का काम किया, स्थापित करने का काम बाबर ही वो पहला मुगल बादशाह है, ठीक है। आगे है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? देखिए कुंवर सिंह जो थे आपको पता है कुंवर सिंह जो है बिहार राज्य से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर। तो जो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, यानी बिहार राज्य से संबंधित है। आपको पता है कि 1857 की क्रांति में ये बिहार का नेतृत्व यही कर रहे थे आपके कुंवर बहादुर सिंह, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है भाई। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया। अब देखिए अकबर ने इबादत खाना, देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए वो फतेहपुर सीकरी में करवाए थे। और आपको पता होना चाहिए कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जब अकबर गुजरात जीत करके आते हैं तो वहीं जश्न मनाने का काम करते हैं और वहीं पे जो है बहुत बड़ा विश्व यानी भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा कराया गया और वहीं पे जो है इबादत खाना का भी निर्माण करवाया गया था।
आर्य समाज की स्थापना कब की गई? सन 1875 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिसे जो है हिंदू मार्टिन लूथर के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो इनके द्वारा लिखी गई। देखिए, काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? आपको पता है काकोरी जो है एक जो है ट्रेन दुर्घटना, काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? कहता है अशफाक उल्ला खां ये संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी ये भी संबंधित थे, सूर्यसेन ये नहीं थे, और बिस्मिल्ला खां ये तीनों लोग थे, लेकिन सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा भूगोल के कुछ क्वेश्चन है और पर्यावरण के। देखिए, रिहंद परियोजना से संबंधित जलाशय। देखिए, जो रिहंद परियोजना है ये आपकी रिहंद नदी पे बनी है। रिहंद नदी क्या है? सोन की सहायक नदी है। तो इस रिहंद नदी पर एक बहुत बड़ा जलाशय बना है, जिस जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ पे पानी को जो है रोक करके बिजली तैयार की जाती है, यानी बांध बनाया गया है। तो जो बांध बनने से जो जलाशय बना है, उसी जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो रिहंद परियोजना से संबंधित जलाशय का क्या नाम है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। ये अब कहता है सिपकीला दर्रा पर्वतीय दर्रा है। देखिए, जो सिपकीला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, और बहुत सारे दर्रे हैं जैसे नाथुला दर्रा एवं जलप्पा दर्रा, यह सिक्किम राज्य में है, जो चीन से भारत में आने का मार्ग है। वहाँ पे नाथुला दर्रा एवं जलप्पा। हालांकि यहाँ पे बात हो रही है सिपकीला की, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है भिलाई कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो भिलाई कारखाना है, यह भिलाई कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग ध्रुव तारे की। देखिए, ध्रुव तारा कहाँ स्थित होता है? तो ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा जो है उत्तर दिशा में रात्रि में दिखाई देता है। यह एक तरीके से दिशा का द्योतक होता है। तो ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। लेकिन यही हम लोग बात करते हैं पुच्छल तारा। जो पुच्छल तारे की जो पुच्छ होती है वह किसके विपरीत होती है, या उसकी दिशा क्या है? एक चीज ध्यान देना है आपको कि देखिए, पुच्छल तारा भी ना एक तरीके का जो है छोटा एक तरीके से ग्रह ही होता है, जिसे क्षुब्ध जो है ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो एक तरीके से क्षुद्र या क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र माने छोटा। तो जो हमारा पुच्छल तारा है वह एक तरीके से क्षुद्र जो है ग्रह होता है, और यह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन यह बहुत छोटा ग्रह होता है। और इसका जो पूंछ होती है वह सूर्य के, जब ये चारों तरफ सूर्य के घूमता रहता है यह आपका क्षुद्र ग्रह, तो इसकी जो पूंछ होती है यह हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड में होती है। यानी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता है, लेकिन इसकी पूंछ जो होती है वो सूर्य के दिशा के ठीक विपरीत होती है। तो आप इसका जवाब जो देंगे, पुच्छल तारा की पूंछ सदैव किस दिशा में होती है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। क्योंकि ये आपका सन है, ऐसे सन है आपका, तो पुच्छल तारा मान लीजिए ऐसे है, तो ऐसे इसके चारों तरफ राउंड मारता है। तो इसकी जो पूंछ आप देख रहे हैं, जो टेल है, वो सूर्य के देखिए लाइट के विपरीत है कि नहीं? सूर्य इधर है और ये इसकी पूंछ इधर है, विपरीत। यही चीज है, यह आपसे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कैनबरा में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अब कुछ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। देखिए, जो श्वसन जड़ें पाई जाती हैं वो मैंग्रोव वनस्पतियों में पाई जाती है। देखिए, श्वसन जड़ों का मतलब ये है कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदल स्थानों पे पाए जाते हैं, और इन दलदल स्थानों पे जो है ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, और ये पौधे जो है इस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए इनकी श्वसन जड़ें बाहर निकल जाती हैं और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेती हैं। तो ये मैंग्रोव वनस्पतियों में, यानी दलदल स्थान पर उगने वाले पौधों में ये श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। श्वसन जड़ें पाई जाती हैं कहाँ? मैंग्रोव वनस्पतियों में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। आगे है, भारत के अंदर जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन भारत में पहली बार जो है 1976 में किया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया जाता है, क्योंकि बाढ़ आपको पता है कि यह एक तरीके से आपकी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है।
तो फिर बात करते हैं हम लोग प्राणी संरक्षण सप्ताह। देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है या प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है, जो वन्य प्राणी सप्ताह है, वह 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह या जो है इसको आप कह सकते हैं कि प्राणी संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष। अब देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो आपका गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, इन दोनों नदियों के द्वारा लाए गए जो है गाद के द्वारा यानी मिट्टी के द्वारा जो बना है जो है, तो ये आपका जो है सुंदरबन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है वो असम में जो है एक नदी द्वीप बनाती है, जिस द्वीप का नाम है मांजुली नदी द्वीप। यह जाने विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कौन है? तो आपका भारत के अंदर है, असम राज्य में है, और उसका नाम है मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, असम राज्य में स्थित है और यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल डिजास्टर किससे संबंधित है? देखिए जो चेरनोबिल की घटना है यानी चेरनोबिल की जो दुर्घटना है, चेरनोबिल जो डिजास्टर है, यह किससे संबंधित है? तो यह बहुत बड़ी जो है एक ट्रेजेडी थी जो आपकी जो है ये किससे संबंधित थी? न्यूक्लियर जो है आपकी दुर्घटना से, यानी परमाणु दुर्घटना। वहाँ पे जो न्यूक्लियर जो भट्टी बनाई गई थी यानी वो एकाएक उसमें ब्लास्टिंग शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वो आपको पता है कि ये जो है न्यूक्लियर दुर्घटनाएं कितनी खतरनाक होती हैं। तो चेरनोबिल घटना का संबंध किससे है? न्यूक्लियर दुर्घटना से है यानी परमाणु दुर्घटना से है। अब देखिए गाजर घास किस रोग के प्रति उत्तर? देखिए जो एक गाजर घास होती है वो गाजर के समान वो दिखाई देती है, उसकी पत्तियां जैसे गाजर की पत्ती होती है उसी तरीके से गाजर घास की पत्ती होती है। तो ये कहता है किस रोग के प्रति उत्तरदायी होती हैं? यदि वो स्किन से लग जाए, आपकी त्वचा से कहीं से संपर्क में आ जाए तो बहुत ज़्यादा उसके द्वारा एलर्जी, खुजली और साथ ही साथ में जो है दमा यानी श्वसन रोग से संबंधित बीमारियों को उत्पन्न कर देती है। तो आपका ऑप्शन में रहेगा एलर्जी एवं श्वसन संबंधित बीमारियां, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। या आपका एलर्जी एवं खजली है तो उसको टिक कर देना है, या एलर्जी एवं जो है दमा है या श्वास रोग है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। गाजर घास इनके प्रति उत्तरदायी यानी ये रोग उत्पन्न कर देती है। ठीक है। और विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है आपने यदि इसको शुरू से देखा होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही यूनिक हैं और ये बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, आप चैनल को लाइक करें और अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए दोस्तों तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंचे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।